हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है संविधान का आधारभूत ढांचा, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम जानेंगे कि संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, वर्तमान में उसके क्या परिप्रेक्ष्य है, किन किन केसों के तहत संविधान के आधारभूत ढांचे को स्थिर किया गया, और केशवानंद भारती का केस क्या है जिसे संविधान का मूल मील का पत्थर कहा जाता है। देखिए, हमारे संविधान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसद सर्वोच्च है, उसके साथ साथ न्यायालय की सर्वोच्चता को भी स्वीकार किया गया है। संसद का काम है कानून का निर्माण करना तथा संविधान संशोधन करना। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय का काम है कि जो संसद कानून बनाता है वह कानून सही है कि नहीं, इसकी समीक्षा करना। साथ ही साथ यह भी बताना कि जहां संविधान की कोई भाषा अस्पष्ट हो जाती है तो भाषा स्पष्ट करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का वक्ता है और संविधान का संरक्षक है। तो दोनों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। पर प्रश्न यहाँ उठता है कि अगर संसद संविधान में संशोधन कर सकती है तो उसकी संविधान में संशोधन करने की शक्ति कितनी है? क्या उसकी कोई लिमिट है कि वो लिमिटलेस है? अगर वो लिमिटलेस है तो क्या संविधान में जो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं भाग 3 में, क्या उसको भी संशोधित करके हटाया जा सकता है कि नहीं? यह सवाल जैसे ही संविधान बना और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, यह सबके मन में आ गया। अब जैसे ही संविधान लागू हुआ 1 साल बाद ही संविधान संशोधन किया गया। ये तो बात समझ में नहीं आई। पता चला कि जो संविधान संशोधन किया गया 1 साल बाद, उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसमें क्या प्रावधान थे? 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया कि भूमि सुधार, अगर सरकार सार्वजनिक महत्व के लिए अगर भूमि अधिग्रहण करती है तो उसके खिलाफ लोग कोर्ट नहीं जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों सरकार को करना पड़ा? क्योंकि मूल संविधान में जब संविधान बना था उस समय आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति रखना मौलिक अधिकार था। अगर वो मौलिक अधिकार है और सरकार किसी की संपत्ति को छीनती है तो लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए सरकार ने क्या किया, सीधे 9वीं अनुसूची बना के कह दिया कि इसमें जो विषय होंगे वो भले ही मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हो, इसके खिलाफ कोर्ट नहीं जाया जा सकता। लेकिन लोग कहाँ मानने वाले थे? पहला संविधान संशोधन करके सरकार ने 9वीं अनुसूची क्या जोड़ी कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मामले का नाम ये लिखा हुआ है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। इसमें क्या हुआ? इसमें पहले संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया। क्यों चैलेंज किया गया? क्योंकि लोगों को लगता था कि जो हमारी संपत्ति का मौलिक अधिकार है उसको छीना जा रहा है। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट को भारत की संसद पे बहुत ज्यादा भरोसा था। भरोसे के कारण भी है। भरोसे का पहला कारण ये था कि उस समय संसद में वही सदस्य थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश को आजाद कराया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक नेतृत्व पे भरोसा था, उनको संसद पे भरोसा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है और वह मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने संसद को सारे पावर दे रखे थे। लेकिन यहाँ एक ये भी सवाल था कि जो मौलिक अधिकार है उसका आर्टिकल 13 का पैरा 2 ये कहता है कि संसद ऐसी कोई विधि मीन्स कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो। ये तो साफ साफ वर्णित है। और वहीं आर्टिकल 368 संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। तो ये तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए। इसका मतलब ये है, क्या संविधान संशोधन 13(2) के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? यदि संविधान संशोधन 13(2) के अंतर्गत आता है तो संसद संविधान में संशोधन करके भी मौलिक अधिकारों को दूर या नष्ट नहीं कर सकती है। यदि संविधान संशोधन 13(2) से बाहर है तो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यह मामला था। देखिए यहाँ पे कि संविधान संशोधन क्या विधि है, और वह विधि जिसको आर्टिकल 13(2) में मेंशन किया गया है, यदि है या नहीं है ये।
अब शंकरी प्रसाद के मामले में जहां संसद को मौलिक अधिकारों में या संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हो गया, फिर भी लोग एक मामला सुप्रीम कोर्ट में और गया। मामले का नाम क्या था? मामले का नाम था सज्जन सिंह बनाम भारत राज्य 1965। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को, जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के मामले में दिया था, उसको बरकरार रखा और एक तर्क भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकारों को संविधान संशोधन से बाहर रखना चाहते थे तो कुछ न कुछ तो उसमें स्पष्ट प्रावधान करते। इसका मतलब यह हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तर्क के रूप में, इसका मतलब यह हुआ कि संविधान निर्माता यही चाहते थे कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। ओके, मतलब अभी तक संसद को सारे अधिकार प्राप्त हैं। चूंकि भारत में जमींदारी प्रथा थी, देश आज़ाद हुआ, जमींदारों से और जो भू स्वामी थे उनसे संपत्ति लेने का जो सिलसिला था वो चालू हो गया, उनसे कानून बना के संपत्ति ली जा रही थी। ऐसा ही एक मामला था पंजाब में, जो गोलकनाथ नाम के भाई थे, उनके पास लगभग 500 एकड़ जमीन थी। अब पंजाब सरकार ने क्या किया, भूमि अधिग्रहण करना शुरू किया, तो उनकी ज़मीनों को अधिग्रहण करके कुछ अपने पास रख ली, कुछ बटाईदारों को दे दी और प्रत्येक भाई को 30 एकड़ जमीन रखने का प्रावधान किया। इसके खिलाफ गोलकनाथ भाई हाईकोर्ट गए, लेकिन हाईकोर्ट पर न्याय न मिलने के कारण या वहाँ से असंतुष्ट होने के कारण वो सुप्रीम कोर्ट गए, तो मामला बना, गोलकनाथ बना पंजाब राज्य 1967। ये मामला भी संविधान के आधारभूत ढांचे में बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले को सुनने के लिए 11 जजों की पीठ बनाई गई। 11 जजों की पीठ ने 6 और 5 के बहुमत से पिछले अपने दोनों मामले में जो फैसले दिए थे शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह, इन दोनों मामलों के फैसलों को उलट दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती है। ये तो संसद के लिए और तत्कालीन सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका था। सरकार इससे उबरने के लिए क्या करती? एक ही काम सरकार कर सकती है, संविधान संशोधन। गोलकनाथ मामले के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने बैक टू बैक 2 संविधान संशोधन कर डाले, गुस्से में, हड़बड़ाहट में। जैसा कि ये इंदिरा गांधी की सरकार थी, फुल मेजॉरिटी थी, बहुत ही पावरफुल थी सरकार में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुमत था। पहला संविधान 24वां संविधान संशोधन किया 1971। इसमें क्या किया, जो खोया, जो गोलकनाथ मामले में खोया, वो इसमें प्राप्त कर लिया, क्योंकि संविधान में संशोधन कर दिया। क्या प्राप्त किया कि आर्टिकल 13(4) व 368(1) ये 2 आर्टिकल जोड़े। 13 में कॉलम 4 जोड़ दिया और 368 में 1। 13(4) जोड़ के यह कह दिया कि 13(2) में जो विधि शब्द दिया गया है उसमें संविधान संशोधन नहीं है, मतलब संविधान संशोधन विधि से बाहर है। और 368 में यह जोड़ दिया कि संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार छीने थे, संविधान में संशोधन करके सरकार ने उसको प्राप्त कर दिया। लेकिन सरकार यहाँ नहीं रुकी, सरकार ने 25वां संविधान संशोधन भी 1971 में किया। उसमें उसने क्या किया, उसने आर्टिकल 31 में एक पैरा C तीसरा जोड़ा और कहा कि अगर 39B और 39C जो कि नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करना चाहे या इनको नीति बनाते समय पूरा करना चाहे, और अगर ऐसे कानून बनाते समय, इसका मतलब हुआ कि ऐसे नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो करते समय या इनको लागू करते समय कहीं अगर सरकार से आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 जो कि तीनों मौलिक अधिकार है का यदि उल्लंघन हो जाए तो वो अवैध नहीं होगा। ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई।
सरकार ने कहा कि अगर हम नीति निर्देशक तत्व जो कि आर्टिकल 39B और 39C में दिए गए हैं, अगर उनको पूरा करें और उसको पूरा करते करते भूलवश या जानबूझकर, ये तो कुछ भी हो सकता है कि भूलवश व जानबूझकर किसी भी स्थिति में उससे आर्टिकल 14, 19 और आर्टिकल 31 का उल्लंघन हो जाए तो वो नियम अवैध नहीं होगा, ये कह दिया। चलिए, और ये दूसरी बहुत बड़ी बात कह दी। इसमें क्या कह दिया कि जो नियम संसद बनाएगी उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, मतलब उस नियमों को न्यायालय में नहीं ले जाएगा, और न्यायालय में ले जाया जाता भी है तो न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं करेगा। मतलब यहाँ न्यायालय के अधिकार को कम कर दिया और अपने आप को सर्वोपरि कर दिया। अब बारी किसकी थी? बारी न्यायालय की थी। अब एक केस आया, यह केस भारतीय संविधान में मील का पत्थर साबित हुआ। कह सकते हैं भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा आधार है केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973। बहुत ही महत्वपूर्ण मामला शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, केशवानंद भारती एक संत थे जो केरल में रहते थे। केरल के कासरगोड जिले में इनका एक मठ था, एडनीर नामक मठ था। वहाँ के मठाधीश थे। मठ के पास सैकड़ों एकड़ भूमि थी। अब चूंकि केरल सरकार ने भूमि का अधिग्रहण चालू किया तो इस मठ की भूमि भी अधिग्रहण कर ली गई। इसके खिलाफ ये केरल हाई कोर्ट पहले गए और वहाँ पर न्याय से असंतुष्ट होकर ये फिर सुप्रीम कोर्ट गए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बनाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी, जिसमें 13 जज थे। जस्टिस SM सीकरी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। 68 दिनों तक बहस चली। बहस के बाद 7-6 के बहुमत से, मतलब अपोजिशन में 6 लोग थे और फेवर में 7 लोग थे डिसीजन के, 7-6 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दिल दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 इसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध कर दिया। ठीक है, उसने कहा संविधान संशोधन विधि नहीं है, संसद संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है, ये मान लिया। साथ ही आर्टिकल 25 के भाग 1 को भी उसने सही साबित कर दिया कि अगर 39C में जो प्रावधान है उसको भी उन्होंने मान लिया। लेकिन आर्टिकल 25 का जो सेकेंड चीज थी जिसमें न्यायालय को समीक्षा से रोका गया था, इस चीज को क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का आधारभूत ढांचा संशोधित नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं संशोधित कर सकती। अब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि आखिर ये बताइए कि संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए, ये कोई फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है कि जिसकी कोई परिभाषा दी जा सके। समय समय पे इसके बारे में धीरे धीरे बताया जाता रहेगा कि क्या क्या संविधान के आधारभूत ढांचे में आता है। तो संविधान के आधारभूत ढांचे की संकल्पना किस जजमेंट में केशवानंद भारती जो केस हुआ था उसमें आई। निर्णय इसका कब आया? इसका निर्णय आया था 24 अप्रैल 1973 को। अब केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद सरकार आपे से बाहर, इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा संशोधन कर डाला, मतलब सबसे बड़े पीठ के खिलाफ सबसे बड़ा संशोधन किया। क्या संशोधन किया? 42वां संविधान संशोधन किया। और ये आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमूलचूल परिवर्तन किए गए थे। लेकिन चूंकि हमें पूरे परिवर्तन तो पढ़ना नहीं है, हम संविधान संशोधन तो पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा कौन सा प्रावधान था वो देखते हैं। देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में आर्टिकल 368 में पैरा 4 और पैरा 5 जोड़ा गया, और
फिर वही बात दोहराई कि संसद की संविधान करने की शक्ति असीमित है और उसकी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब फिर से सरकार ने झुंझला के खिसिहाट में गुस्से में फिर से कह दिया कि हम सरकार या संसद सर्वोपरि है, न्यायालय समीक्षा नहीं की जा सकती है। फिर एक नया मामला आया। मामले का नाम था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। आखिर मिनर्वा मिल्स था क्या? मिनर्वा एक मिल्स थी बेंगलोर में। सरकार ने क्या किया कि इस मिल को अधिग्रहित कर लिया। इस मिल को अधिग्रहित कर लिया तो इसके मालिक सुप्रीम कोर्ट चले गए। मामला चूंकि संवैधानिक था तो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि संसद की संविधान करने की जो शक्ति है वो सीमित है। इट इज अ लिमिटलेस, मतलब इट इज नॉट अ लिमिटलेस, इसकी कोई असीमित नहीं है, उसकी एक लिमिट है। साथ ही साथ कहा कि न्यायालय पुनरावलोकन अर्थात न्यायालय के समीक्षा करने का जो अधिकार है वो तो खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ दो चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर क्लेरिफाई कर दिया। किस चीज को? कि जो संसद की संविधान करने की शक्ति, संशोधन करने की शक्ति वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, प्लस न्यायालय की समीक्षा करना वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन शक्ति संसद की सीमित होगी। तो यहाँ तो ये दो बातें क्या हो गई? फाइनल हो गई। फिर एक और मामला आया, बामन राव मामला 1981। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस दिन से केशवानंद भारती का निर्णय दिया गया, किस दिन दिया गया था? 24 अप्रैल 1973। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद सरकार द्वारा जितने संशोधन किए गए उन सभी संशोधनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये बामन राव वाले केस में कोर्ट ने क्लियर कर दिया। चलिए बात यहां तक। फिर इससे जुड़ा एक और मामला आया। मामला था एसआर मुंबई बनाम भारत संघ 1994। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता का होता है कि देश का कोई धर्म न होना या देश के द्वारा किसी धर्म को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त न करना। जो धर्मनिरपेक्षता है, लोकतंत्र है, संघवाद है, ये तीनों चीजें भी संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो इस तरीके से ये संसद और सुप्रीम कोर्ट के जो आपस में कन्फ्लिक्ट, मतभेद था, उसको समय समय पे कई वादों के द्वारा जस्टिफाई किया गया, बताया गया और संविधान का आधारभूत ढांचा निकल के आया। अब आज वर्तमान स्थिति में किन किन चीजों को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है, ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों के द्वारा बार बार संविधान के आधारभूत ढांचे को परिभाषित किया है। तो यहाँ हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने कई डिसीजंस में स्पष्ट किए गए हैं कि कौन कौन संविधान के आधारभूत ढांचा हो सकता है, ये यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। संविधान की सर्वोच्चता, इसका मतलब है कि संविधान सर्वोच्च है, उससे ऊपर कोई नहीं है। संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है और संविधान का वक्ता वो भी सुप्रीम कोर्ट है और संविधान की जो शक्ति है उसका स्रोत जनता है। लोकतंत्र व गणतंत्र, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन और गणतंत्र का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जिसमें सबसे बड़ा पद जनता के द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। तो भारत में भारत का राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसलिए भारत एक लोकतंत्र है। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का एक लाइन में अगर अर्थ जो कंपटीशन एग्जाम में आता है कि देश का कोई धर्म नहीं होगा। शक्तियों का विभाजन, अनुसूची 7, जो अनुसूची 7 है वो शक्तियों का विभाजन करती है। केंद्र और राज्यों के मत बराबर बराबर विषय उल्लिखित हैं और उनमें विषयों का उल्लेख है जिससे संबंधित जो नियम है दोनों लोग बना सकते हैं। और यदि शक्तियों का विभाजन नहीं होगा तो भारत के संविधान का जो स्वरूप है संघीय नहीं हो सकता। चूंकि शक्तियों का विभाजन है इसलिए भारत का संविधान जो है वो संघीय है। एकता और अखंडता, अखंडता का मतलब इसे खंडित न किया जाए और एकता का मतलब होता है यूनिटी, एक साथ मिलकर रहना। कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि सरकार अपनी नीतियां बनाएगी तो सरकार की नीति बनाने का जो उद्देश्य होगा, जिसके पीछे जिससे वो नीति बना रही है वो उद्देश्य
लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, मतलब पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी, लोगों का कल्याण करना ही सरकार का उद्देश्य होना चाहिए। और यह सरकार कैसे कर सकती है? यह सरकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से कर सकती है, जिसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। न्यायिक समीक्षा, देखिए संसद ने बार बार सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा को संविधान संशोधन करके बाहर किया या उसको कम किया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया गया था कि जो न्यायिक समीक्षा है वो आधारभूत ढांचा है, और जो आधारभूत ढांचा एक बार बन गया तो उसे संसद चाह के भी कम नहीं कर सकती। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा, व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 के तहत उसे दी गई है और गरिमा को बनाए रखने का अधिकार है, ये एक मूलभूत ढांचा है। संसदीय व्यवस्था, जो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, लोकसभा, राज्यसभा, वो भी संविधान का आधारभूत ढांचा है। कानून का शासन, आर्टिकल 21 कानून का शासन जो है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से बिना कानून के अलग नहीं किया जा सकता है, वंचित नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, देखिए मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, एक तरफ लोगों को अधिकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्यों से कहा गया है कि वो ऐसी नीति बनाए जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो किया जाए, क्योंकि उनका कर्तव्य होगा। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि ये प्रश्न उठता है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्वों में कौन सर्वोच्च है, या सरकार को किन चीजों का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का ही उद्देश्य क्या है? दोनों का जो उद्देश्य है वो जनता का कल्याण करना है और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, भैया लोकतंत्र तो तभी बना रहेगा जब चुनाव होंगे, और चुनाव में निष्पक्षता क्या होनी चाहिए? बहुत जरूरी है, नहीं तो वो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, जैसे कि समय समय पे ईवीएम के द्वारा आ जाता है। न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। आर्टिकल 40 कहता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, ट्रांसफर, प्रमोशन, इन सभी को सरकार से दूर रखा गया है ताकि सरकार इसमें इंटरफेयर ना कर सके और उनको न्याय देने में स्वतंत्रता मिल सके। संविधान संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति, मामला देखो पूरा मामला तो इसी को लेके कि आखिर संसद संविधान के किन किन चीजों में संशोधन कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो संविधान में संसद को संशोधन का अधिकार है, लेकिन सीमित। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर मैच्योरिटी, आर्टिकल 32 जिसके तहत लोग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। ये तो था संविधान का आधारभूत ढांचा, कहाँ से शुरू हुआ विवाद और कहाँ खत्म हुआ। अब आगे की राह क्या है? देखिए आगे की राह बहुत स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद को तानाशाह होने से या सरकार को तानाशाह होने से रोक दिया है। अब सरकार चाह के भी संविधान में अमूलचूल परिवर्तन नहीं करेगी। परिवर्तन वो करेगी जिससे बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे लोकतंत्र की क्या हो गया? खतरे में नहीं पड़ा। जो लोकतंत्र लोग कहते हैं कि खतरे में पड़ गया है, वैसे कोर्ट तो यही कहता है, भारत का संविधान यही कहता है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ सकता। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में खुद अपने आप को सुरक्षित करने का पावर है, और पावर कौन दे रहा है उसको? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने यह पावर बेसिक स्ट्रक्चर में दिया है। और जो संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य था कि वो ऐसे संविधान का निर्माण करें जो हमेशा सदाबहार रहे, तो इस सदाबहार संविधान को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का थोड़ा एक्टिव होना, सक्रिय होना जरूरी है। तभी संसद और कोर्ट दोनों में सामंजस्य रहेगा, तभी देश का जो विकास है और भारत के संविधान है वो बना रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये लेक्चर फिनिश हुआ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, एक कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए जो कुछ ही दिनों में आपके सामने आएगा। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।